मान लीजिए अभी 10th का रिजल्ट आया है, तो अब बच्चे उन्होंने 10th कर लिया है, अब कौन सी स्ट्रीम वो चुने, कॉमर्स देखें, साइंस देखें या ह्यूमैनिटीज़ देखें। पेरेंट्स भी कई बार आपने देखा होगा अननेसेसरी प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को, बच्चा कुछ करना चाह रहा है, पेरेंट्स उनको कहते हैं नहीं तुम ये करो। कि जितने आपको फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं ना, अब आपको मेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स देखने को मिलेंगे। पेरेंट्स तो ऐसे हो ना कि जो बच्चे को इनकरेज करें, मोटिवेट करें, अपलिफ्ट करें, वरना बाकी सारी दुनिया तो आपको डिस्करेज करने के लिए है ही। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत आप सभी का हमारे आज के इस शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं और हमारे कोटद्वार में स्पेशली, क्योंकि मैं कोटद्वार से हूँ तो अक्सर कोटद्वार की बात ज़्यादा करती हूँ। बच्चों के पास 12th के बाद क्या करना है, 10th के बाद कैसे उनको एक कोई स्ट्रीम चुननी है, आगे करियर को लेकर कैसे वो अपने आप को तैयार करें, इस चीज़ की थोड़ी सी कमी रहती है और बच्चे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमारे शो में हमने इनवाइट किया है हमारे कोटद्वार के एक शिक्षक हैं, पिछले 1.5 दशक से ज़्यादा का उनका टीचिंग में एक्सपीरियंस रहा है। वो यूसेट हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं और MBA फाइनेंस से हैं। तो आइए मिलते हैं, अनिल बिंजोला जी हमारे साथ हैं और आज उन्हीं से हम बच्चों की इस मनोस्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अनिल बिंजोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आपका भी धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो थोड़ा सा बिंजोला जी आप अगर अपने बारे में बता सकें कि अभी तक का आपका सफ़र, आपकी जर्नी, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। मैं देखिए बहुत छोटे सामान्य परिवार से आता हूँ। एक गांव है चेलूसैंड की तरफ, पाली, आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं से हुई, 5th तक मैंने वहीं पढ़ा। फिर मैंने 6वीं 7वीं और 8वीं की जो पढ़ाई है वो मैंने तिमली से की है, आपने नाम सुना होगा, क्योंकि मेरा ननिहाल है डाबर, तो तिमली से मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने इंटर कॉलेज से पढ़ा 12th तक, यहीं से कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मेरी जन्मभूमि भी कोटद्वार है। कोटद्वार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही 87 में मेरा जन्म हुआ और यही मेरी कर्मस्थली भी है। पिछले 16 सालों से मैं यहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने कुछ समय स्टॉक मार्केट में और बैंकिंग के क्षेत्र में भी काम किया। और अब मुझे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी समस्याओं को सुनना, सुलझाना, इसमें काफ़ी आनंद आता है, इसलिए विगत 15-16 वर्षों से मैं इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चों के साथ बातें करना आपको अच्छा लगता है, तो बच्चों की मनोस्थिति भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो अभी जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम आया है और मेरा स्पेशली मतलब हमारा इस सेशन को करने का, जैसे हमारा डिस्कशन चल ही रहा था कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वो 10th, मान लीजिए अभी 10th का रिजल्ट आया है, तो अब बच्चे उन्होंने 10th कर लिया है, अब कौन सी स्ट्रीम वो चुने, कॉमर्स देखें, साइंस देखें या ह्यूमैनिटीज़ देखें। तो आपको क्या लगता है बच्चों को क्या सोच के कौन सी स्ट्रीम की तरफ कैसे जाना चाहिए? देखिए, आपके पास ऑप्शन सारे होते हैं। मेरा मानना तो ये है कि आपको खुले मन से सारे ऑप्शंस को देखना चाहिए। आप ये देखिए कि अगर आप साइंस में जा रहे हैं, सपोज़ आप मैथ्स ले रहे हैं, PCM की तरफ जा रहे हैं, तो क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं, फिर क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। कॉमर्स में क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। समस्या ये है कि हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो भी निर्णय होता है स्ट्रीम से संबंधित, मैंने देखा है कि 90% केसेस में उसका खुद का निर्णय नहीं होता है। या तो निर्णय होता है उसके दोस्तों का, जो एक किसी विषय की तरफ जाते हैं, एक व्यक्ति का निर्णय है, बाकी सब उसके साथ चलते हैं, या फिर सोसाइटी का एक प्रेशर होता है। स्टेटस सिंबल कई बार कुछ पेरेंट्स बना लेते हैं, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन होता है, इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है। तो कभी भी मैंने देखा 90% केसेस में बच्चा वो नहीं करता है वो जो चाहता है वो। बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो BSc करते हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, और मुझे कहते हैं कि सर हमने वो डेबिट क्रेडिट वहाँ नहीं सीखा, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा कि आप PCM लीजिए। अभी मैं बैंकिंग के फील्ड में आ गया हूँ, तो अब मुझे वो डेबिट क्रेडिट सीखना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली एक बच्ची ICICI बैंक में मुझे मिली, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं क्लास 12th में गया था, तो ये मेरा मतलब जनरली रहता है, हर एक टीचर का रहता है, जब 11th में बच्चा आता है तो जिस भी स्ट्रीम में आता है आप उससे पूछते हैं कि भाई आपने मैथ्स ही क्यों लिए है, या आप कॉमर्स में क्यों आए, क्या सोच के आए, या आप ह्यूमैनिटीज़ में आपका क्या करियर ऑब्जेक्टिव है। तो कई बार बच्चे कहते हैं PCM में बैठ के सर बैंकिंग के फील्ड में जाना है, तो मैं कह रहा हूँ बेटा फिर आप गलत क्लास में हैं, यू शुड गो एंड सिट इन कॉमर्स स्ट्रीम विद मैथ्स।
आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी अभी है हमारे बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी, इसलिए समस्या ज़्यादा है। ये तो आप बिल्कुल खैर सही कह रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखी है कि बच्चे खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अपनी स्ट्रेंथ को लेकर, अपनी वीकनेसेस को लेकर। तो मुझे लगता है कि बच्चों को पहले शायद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे देखना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसमें माँ बाप का रोल बहुत अहम होता है। देखिए, सबसे पहले माँ बाप को ये देखना होगा कि आपका बच्चा क्या है। नो योर चाइल्ड, यू शुड नो योर चाइल्ड फर्स्ट। आपको अपने बच्चे को जानना है, उसके अंदर क्या क्या प्रतिभा है, उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, आपको उसको देखना पड़ेगा। तो आप उसको ऑब्जर्व करिए, वो किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। क्या वो गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसका कार में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या वो मैथ्स को लेके, कुछ बच्चे होते हैं कि मैथ्स के सब में बड़े दिन रात उसी में लगे हैं। तो आपको अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझना होगा, और बच्चे को भी ये देखना होगा कि भाई ये जो मेरा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट अभी 2 दिन का है। क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चा अभी कहता है कि सर मैं ये करूँगा, फिर 10 दिन बाद उसको लगता है कि सर शेयर मार्केट में बहुत पैसा है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बेटा आप कॉमर्स में क्यों आए, कि सर शेयर मार्केट करेंगे, घर बैठे बैठे पैसे कमाएंगे। मैंने कहा बेटा हर बार ऐसा नहीं होता है ना। उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वैसे रिटर्न मिलेंगे जैसा आपको दिखाई देते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप को देखकर एक डिसीजन ले लेते हैं, या मनी माइंड होकर डिसीजन ले लेते हैं। आपको ये भी देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, और आप अपने पोटेंशियल और इंटरेस्ट को जहां आपने बैलेंस कर लिया, यू विल बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो आपको अपने इंटरेस्ट और पोटेंशियल दोनों चीज़ को मुझे लगता है बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तब आपका जो डिसीजन होगा वो अनबायस्ड होगा, और मुझे लगता है फिर किसी कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे, और फिर जो भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो थोड़ा सा, जैसे अभी हम स्ट्रेंथ की और वीकनेस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर अगर बताएं कि जो बच्चे हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे जाने, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारी स्ट्रेंथ एग्जैक्टली है क्या। देखिए, मैं ये अभिभावक से भी कहना चाह रहा हूँ, आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए। मुझे लगता है 3-4 तरीके के ब्रेन होते हैं बच्चों में। जैसा एक एनालिटिकल ब्रेन है, एक बच्चे का एनालिटिकल ब्रेन है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकता है। एक ब्रेन ऐसा होता है कि बच्चे को एनालिटिकल ब्रेन नहीं है, उसका ब्रेन कैसा है कि वो चीज़ों को पढ़ना अच्छा लगता है, हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो याद ज़्यादा कर सकता है, लर्न ज़्यादा कर सकता है। एक ऐसा ब्रेन भी होता है। एक ब्रेन ऐसा होता है कि जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा है, बट वो थियोरेटिकल पोर्शन में इतना अच्छा नहीं है। एक आर्टिस्टिक ब्रेन होता है। तो आपको अपने बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देख के, है ना, आपको समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट जोन है वो क्या है। उसका एनालिटिकल ब्रेन है, या थ्योरेटिकल ब्रेन उसका है, या मैथमेटिकल पोर्शन उसका अच्छा है, या मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट जोन है। और जब आपने ये चीज़ देख ली, फिर आप आसानी से, मुझे लगता है, एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि भाई इस फील्ड में बच्चा ज़्यादा अच्छा करेगा, या इसका ये पोर्शन। तो आप बच्चे से बात कीजिए। अगर बच्चा आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, तो आप उसके फ्रेंड से बात कीजिए कि भाई ये आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या क्या करता है, क्या ये अपनी ओपिनियन कैसे रखता है। कुछ बच्चे होते हैं उनको बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा होगा वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, उनको अच्छा लगता है अपने दल का मुखिया बनना, कहीं पे भी बात करना, हाँ, बार्गेनिंग करना अच्छा लगता है। कहते सर हम बात करेंगे, आप चिंता मत करो। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर आपको ये चीज़ चाहिए, वहाँ मिलेगी। तो उनकी जो रिसर्च है ना, वो उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट, मुझे लगता है हमारी जनरेशन ने, आज के जो बच्चे हैं ना, वो अंडर एस्टिमेटेड ज़्यादा हैं। पेरेंट्स को लगता है कि यार तुमको क्या ही पता है, लेकिन उनको इतना सारा नॉलेज अवेलेबल है, मुझे लगता है कई बार वो हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो एक रिक्वेस्ट पेरेंट्स से ये भी रहेगी कि जब भी बच्चा कोई बात कहे, एटलीस्ट उसे आप सुने, बी अ गुड लिसनर। बाद में आपका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन उस समय आप बच्चे को ज़रूर सुने। ये सबको बहुत अच्छा लगता है कि हमें सुना जाए। जैसे बीइंग अ पेरेंट मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मुझे सुने। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं। बाद में उसको आप माने ना माने, उसके ऊपर डिस्कशन करें, वो चीज़ अलग है, बट एटलीस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुना जाए, ये मुझे लगता है। और सुनकर हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं, हाँ या ना, बट बिना सुने हमको एकदम से मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा गलत है और हम इसे एग्जैक्ट सीधा मना कर दें। हाँ बिल्कुल, एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है। आप लॉजिक्स पे बात कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। बच्चा अपने, नहीं पापा ये होता है, नहीं मम्मी ऐसा होता है, वो कहेंगे नहीं बेटा देखो इस। तो मुझे लगता है कि एक परसेप्शन बनाना और वो परसेप्शन किसी पे भी थोप देना,
वो जस्टिफाइड नहीं है। आप बात कर सकते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं और सामने वाले को भी आप पूरा मौका देंगे कि बच्चा भी अपना पक्ष रखे, फिर आप किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है अगर इस तरीके का एटमॉस्फेयर हर एक परिवार में है, हर एक फैमिली में है, तो बच्चे के लिए भी ये आसान हो जाएगा और पेरेंट्स के लिए भी आसान हो जाएगा। और एक फ्रेंडली रिलेशन भी डेवलप होगा, वो खुलकर अपनी बात आपसे रख सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये एडोलेसेंस एज में बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा 8-9 के बाद होता है तो आपका जो बिहेवियर है उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, ताकि वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करे। नहीं तो पता चला वो कुछ चीज़ें गलत लोगों से डिस्कस कर रहा है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत हो रहे हैं। यू आर द राइट पर्सन टू टेल योर किड्स कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आपसे अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बच्चा सॉल्यूशन के लिए कहीं बाहर जाएगा और आपको नहीं पता कि वो सॉल्यूशन सही देगा नहीं देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा वहीं पे हमारे हाथ से निकल जाता है या गलत संगति की तरफ चला जाता है जब सॉल्यूशन और जगह से मिलने लग जाते हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी, अभी रिसेंटली हमारा बच्चों का 12th का रिजल्ट आया है, तो मेरे आसपास या जो माहौल है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो बच्चों को कई बार अपने कोर्सेज को लेके आगे करियर को लेकर कभी वो डिलेमा में होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम क्या करें। उनको लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में भी अच्छे हैं, हम ये भी अच्छा कर रहे हैं, या मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो 12th के बाद आपका क्या कहना है ऐसे बच्चों के लिए कि अब उनको कैसे फोकस करना है कि व्हाट शुड दे डू? देखिए इसमें ना 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि बच्चे के माइंड में क्लैरिटी है कि भाई मुझे यही करना है, तो ऐसे बच्चे के साथ आपको दिक्कत नहीं होती है। एक दूसरे तरीके का बच्चा होता है, उसके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। जैसा आपने कहा, उसने कहा कि यार जैसे सपोज एक बच्चा है, उसने PCM भी लिया, उसने मैथ्स भी लिया है, बायो भी लिया है, और फॉर्चुनेटली उसने अपने कैलिबर के हिसाब से स्कोर भी अच्छा किया, तो अब उसके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। अब वो कंफ्यूज है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए या मुझे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहिए। ये अक्सर होता है। तो यहाँ पर अब आपको देखना है अपना इंटरेस्ट। देखिए मैंने कहा ना, ये तो हो गया आपका पोटेंशियल कि आप दोनों में ही अच्छे थे। अब बात आएगी इंटरेस्ट की, कि आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में ज़्यादा है या आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में ज़्यादा है। तब यहाँ पे हमें पोटेंशियल से अलग हटके नाउ वी हैव टू लुक फॉर आवर इंटरेस्ट। तो फिर थोड़ा सा पाथ वहाँ पे आप ब्रेक कर पाएंगे, एक लाइन आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर चलो इंटरेस्ट की भी दोनों चीज़ें हैं, अब आप देखिए कि करंट मार्केट में किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ये हमेशा आप ये देखिए, हर वो चीज़ जिसकी मांग ज़्यादा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। अब आज आप देख रहे हो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट कितने सारे इंजीनियर्स हमने प्रोड्यूस कर दिए, उतनी आवश्यकता नहीं थी। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? हमारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, या वो लो वेज पे, लो सैलरी पे काम कर रहे हैं। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक होता है ना कि बीएड का है तो सब लोग बीएड ही कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का है तो हर किसी को इंजीनियरिंग करनी है ना। तो एक तरफ नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा हट के सोचना है। ये आपको उन चीज़ों के बारे में मार्केट, अब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइन अगर आप ले लो, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप जावा के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप पाइथन के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, VB.NET के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, C++। तो आप ये देखिए ना कि किस लैंग्वेज की इस समय करंट मार्केट डिमांड है। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेकिन उसमें किस तरफ जाना है? आपको पाइथन की तरफ जाना है, .NET की तरफ जाना है, AI की तरफ जाना है, वो फिर आप करंट मार्केट डिमांड के हिसाब से। तो उससे क्या होगा कि फिर आपकी अर्निंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या जॉब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा टाइम टू टाइम हमें अपने डिसीजन को इस तरीके से बीच में छोटे छोटे रिव्यूज़ करने पड़ेंगे, और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा जहाँ डाइवर्जन लेना है तो आप डाइवर्जन ले सकते हैं। ये मुझे लगता है। पहले तो पोटेंशियल हमारा जी, देन वी हैव टू सी आवर इंटरेस्ट। इसके बाद आपका इंटरेस्ट क्या, अगर आप पोटेंशियल तो आप में सब चीज़ का है, आप कर ही लेंगे, आप मेहनती हैं, बट फिर आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? तो जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ आप लॉन्ग रन में चल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर इंटरेस्ट भी है तो फिर आप मार्केट ट्रेंड्स को देखें, है ना, आपका ये क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है। एक चीज़ और है कि ऐसे सिचुएशन में ये जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग अभी बच्चों के उसको लेकर, ब्रेन को लेकर उसे किस तरफ जाना है, लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चों के ब्रेन से ज़्यादा हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में प्रेशराइज बहुत होता है बच्चा। उसका खुद का, जैसा आपने पहले भी बोला है कि उसका खुद का प्रेशर, लेकिन हाँ, तो आपका बच्चों को ऐसे टाइम पे आपका क्या, बच्चों को आप क्या मोटिवेशनल ऐसा कहेंगे कि कैसे वो इस जो प्रेशर फील करते हैं वो फील ना करें, और उसको कैसे वो हैंडल करें? भाई पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, और आसपास के लोगों का, और खुद में तो वो प्रेशर में होता ही है। तो आप क्या बच्चों को ऐसे में क्या मोटिवेशनल आप कहेंगे, कैसे वो इस प्रेशर को फेस करें? देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो प्रेशर फील करते हैं, एंजाइटी, और यही एंजाइटी फिर बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन हो जाती है। बच्चे बहुत प्रेशर फील करते हैं। तो इसका तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करें।
आप क्या करना चाहते हैं, आपके करियर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने को लेके। एक तो पेरेंट्स की ओपिनियन अलग है, समाज की अलग होगी, आपके दोस्तों के रिलेटिव्स के अलग, उसको आप भूल जाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप बड़े पुरजोर तरीके से अपनी बात को अपने पेरेंट्स के सामने रखें। तो एक तो बीइंग स्टूडेंट या बच्चों को ये सीखना पड़ेगा कि आपको अपनी बात को कैसे अपने पेरेंट्स तक पहुंचाना है या कैसे उन तक रखना है। और पेरेंट्स के लिए भी जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बहुत पेशेंस से अपने बच्चे की बात को सुने, पहले उसको सुना जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ पर हर किसी व्यक्ति को सुना जाना चाहिए, तो बच्चे को भी सुना जाना चाहिए, उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। बाद में आप डिस्कशन करके उसके एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं। और तरीके ये हो सकते हैं, देखिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि मैं बच्चों से हमेशा कहता भी हूँ अपनी क्लास में कि आप अपने साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करें। आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन क्या आप खुद के साथ समय व्यतीत करते हैं? क्या आप खुद को समझते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, किन चीज़ों को करने से या किस चीज़ में मुझे मज़ा आता है या मेरी सोल को ज़्यादा अच्छा ब्लेस्ड फील होता है? तो यू शुड स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, जिसमें आप सिर्फ अपने साथ रहें, टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ताकि आपको ये एंजाइटी और ये सारी चीज़ें ना हों। इसके बाद आपके पास एक मेंटोर ऐसा हमेशा होना चाहिए, एक चाहे आपका दोस्त हो, आपके फादर हो, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, कोई एक रिलेटिव हो या कोई ऐसा टीचर हो जिसके साथ आप अनबायस्ड, अनकट सब कुछ शेयर कर सकें। मतलब वहाँ पे फिर आपको कहानी ना बनानी पड़े, आपको कुछ सोचना ना पड़े, आप उनके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तब आपको जो स्ट्रेस आपका है वो रिलीज़ होगा और कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन फिर बहुत समझदारी से, और आपको हर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि आपकी प्रॉब्लम है और कोई उसका एडवांटेज भी ना उठा के ले जाए, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो थी बच्चों की बात। इसी के अगर हम वाइस वर्सा देखें तो पेरेंट्स भी कई बार आपने देखा होगा अननेसेसरी प्रेशराइज़ कर देते हैं बच्चों को। बच्चा कुछ करना चाह रहा है, पेरेंट्स उनको कहते हैं नहीं तुम ये करो। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं थोड़ा सा आपसे कहूँगी कि पेरेंट्स के लिए ऐसे में क्या आप कहेंगे या ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे ताकि वो बच्चों को अननेसेसरी प्रेशराइज फील ना करवाएं? तो जैसे बच्चों की तरफ से था, ऐसे पेरेंट्स की तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप देखिए हमारे साथ क्या है, मैंने ये देखा है हमारे सराउंडिंग में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं कि जो उनके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, जो वो खुद पूरे नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों के थ्रू करवाना चाहते हैं। लेकिन ये देखिए ना कि बच्चे का इंटरेस्ट भी है या नहीं है। मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया और मैं ज़बरदस्ती अपने बेटे को कहूँ कि नहीं आपको क्रिकेट खेलना है, आप दिन रात उसमें आप डिवोट करें, सब कुछ करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये देखना है कि देखिए सोसाइटी अलग छोड़िए, आपकी एक्सपेक्टेशन अलग छोड़िए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो बच्चा है और उसकी एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशन की रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर वो कहीं से आपके फ्रेम में फिट बैठता तो ठीक है, अगर उनका इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट मिलता है तो सही है, लेकिन सिर्फ इसलिए आप उसको कोई कोर्स में एडमिशन दिला दें क्योंकि ये रेपुटेशन का सवाल है ना, ये सोसाइटी का प्रेशर है, ये ऐसा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये लोग क्या कहेंगे, है ना। तो आपने सुना होगा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से हमें बाहर उठना पड़ेगा। बीइंग अ पेरेंट आपको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा। हर बच्चा, देखिए हर बच्चा स्पेशल है और आप बच्चे का किसी बच्चे से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, वो अपने आप में अलग है, उसके अलग अलग हर बच्चे के अलग अलग पोटेंशियल लेवल है, काम करने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, हर बच्चे का अलग अलग हिसाब है। तो आप उसको कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई शर्मा जी का लड़का इससे बेटर है या नहीं है, या उनको देखो, क्यों देखो उनको, खुद को देखो अपने आप में। मैं बच्चों से भी हमेशा कहता हूँ कि आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ आप हैं, आपका कंपटीशन कोई और नहीं हो सकता। सिर्फ आपको खुद से कंपटीशन करना है, आपको किसी और से कंपटीशन भी नहीं करना है। तो आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे। अभी मैं 50% लेके आया, कैसे मैं उसे इम्प्रूव करूँगा, मैं बेटर पर्सन कैसे बनूँगा, मेरी कोई बैड हैबिट्स हैं कैसे उनको धीरे धीरे रिमूव करूँगा। तो यू शुड बी योर कॉम्पिटिटर, उसके अलावा और कोई नहीं। ये चीज़ हमें बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी और पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मुझे लगता है काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत जितनी
बच्चों को है उससे ज़्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स को भी है। और मैं कभी कभी कहता भी हूँ अपनी क्लासरूम्स में बच्चों से कि अभी हम देखते हैं ना कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपने देखा होगा इतने सारे हेल्थ क्लब्स खुल गए, इतने सारे जिम्स खुल गए। तो मैं बच्चों को कहता हूँ मजाक मजाक में कि बेटा 5-10 साल बाद ये जितने आपको फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं ना, अब आपको मेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज वी आर पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन आवर चाइल्ड्स रिलेटेड टू करियर, देयर कोर्सेज, व्हाट दे विल डू इन योर लाइफ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें अपने बच्चों से मत कीजिए कि तू नालायक है, तू ऐसा नहीं कर सकता है। देखिए आप जैसी बातें करते रहेंगे ना, तो एक दिन हो सकता है बच्चा भी मान ही जाएगा, उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा कि अरे मैं नालायक हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। प्लीज़ पुट सम पॉजिटिव एनर्जी। आप जिस तरीके की बातें अपने बच्चे के साथ करेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका माइंडसेट, आपकी अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितने ब्रॉडर। आपने थॉमस अल्वा एडिशन की कहानी हम सब ने सुनी है। एडिशन के बारे में सबको पता है कि स्कूल से लेटर ये आया था कि भाई ये बच्चा स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन मदर की इंटरप्रिटेशन क्या थी कि यू आर सो स्पेशल कि आपके को स्कूल वाले कह रहे भाई हमारे बस का नहीं है, ये बच्चा तो इतना टैलेंटेड है, हम इसे पढ़ा ही नहीं सकते। और वो ग्रेट साइंटिस्ट बन गए। बाद में जब उनकी मदर की डेथ हो गई तब उन्होंने लेटर पढ़ा तो लेटर कुछ और था, लेकिन बिकॉज ऑफ दी ब्रॉड माइंडनेस ऑफ दैट मदर, दैट मेक्स थॉमस अल्वा एडिशन। तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ हेल्दी डिस्कशन करें, पॉजिटिव बातें करें, उसको इनकरेज करें, मोटिवेट करें, डिस्करेज ना करें। अभी मैं किसी का स्टेटमेंट सुन रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि देखिए आपको नेग्लेक्ट करने के लिए, नीचे गिराने के लिए तो पूरी दुनिया लगी है। तो कम से कम पेरेंट्स तो ऐसे हो ना कि जो बच्चे को इनकरेज करें, मोटिवेट करें, अपलिफ्ट करें, वरना बाकी सारी दुनिया तो आपको डिस्करेज करने के लिए है ही। तो ये मेरा पेरेंट्स से रहेगा कि प्लीज़ इनकरेज योर चाइल्ड। आप उनसे अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से उनसे, मतलब एक गुड पेरेंटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए काम करना चाहिए, ताकि बच्चा भी आपसे शेयर करने में ना तो डरे, हाँ बिल्कुल, और खुलकर बात रख सके अपनी। ये बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल कम देखने को मिलता है। हाँ, कम देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी थोड़ा सा हमारे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार कुछ बच्चों के पेरेंट्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं हमारे घरों में कि वो उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकें करियर्स को लेके, कोर्सेज को लेकर, स्ट्रीम को लेकर। तो ऐसी सिचुएशन में और बच्चे को कहीं से कुछ समझ ना आ रहा, तो कहाँ से और किस तरीके से वो हेल्प ले सकता है? देखिए, एक तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गलत परसेप्शन है कि पेरेंट्स अगर एडुकेटेड नहीं है तो बच्चे को अच्छी गाइडेंस नहीं दे सकते। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। मेरी एक बुड्ढी जी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो कहती थी कि मैं क्या करती थी कि जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, तो जो सबसे बड़ा वाला बच्चा है, मैं उसको बोलती थी तू 6th क्लास वाले से सुन, 6th वाला 5th वाले से सुनता था, है ना। और फिर उसको, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। अगर आप चाहते हैं ना, आप अपने बच्चे को अच्छी मिठाई खिलाना चाहते हैं, इसके लिए आपका हलवाई होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, उसके लिए आपका अच्छा कुक होना ज़रूरी नहीं है, आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपका माइंड सेट है। इफ़ यू लुक फॉर द सॉल्यूशन यू विल गेट द सॉल्यूशन। अगर आप जाएंगे कहीं से समाधान की तरफ तो आपको समाधान मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता। अब जैसे आप मुझसे कहेंगे तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, कल को मेरा बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम में चला जाता है तो मैं उसकी कैसे हेल्प कर पाऊँगा? मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ तो मेरे कुछ दोस्त साइंस वाले होंगे, मैं उनकी हेल्प ले सकता हूँ। और भी बहुत सारे लोग सोसाइटी में हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड के हैं, हम उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जब मेरा बच्चा बीमार होता है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ, ENT वाले के पास जाता हूँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, करियर डिसाइड करना इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं इसके लिए क्यों नहीं किसी से मिलता हूँ, किसी करियर काउंसलर से मिलता हूँ, है ना, किसी ऐसे लोग आदमियों से मिलता हूँ, ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इस बात को समझते हों। तो इस तरीके से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एडुकेटेड नहीं हैं या उस फील्ड से नहीं हैं तो आप राय नहीं दे पाएंगे। आप राय नहीं दे पाएंगे, बट आप इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएंगे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आप ज़रूर निकाल पाएंगे अपने बच्चे के लिए, अगर इंटेंशंस हैं, ब्रॉड माइंडनेस है, और अगर आप पॉजिटिव वे से काम कर रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं, मतलब मेरा ये है कि बच्चे खुद से भी कैसे कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बच्चे, वो तो पेरेंट्स के रेफरेंस में आप बात करें। अब हाँ, जैसे बच्चे को कहाँ से हेल्प मिल सकती है? देखिए, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप तो देखिए, आप आजकल AI के ज़माने में और गूगल के ज़माने में यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन योर टिप्स। आपको जैसे इसमें बस चीज़ें आपको क्या रखनी है, हर तरीके का नॉलेज है, अच्छा भी है, ख़राब भी है। जैसे अगर आपने कहीं कोर्स देखा किसी यूनिवर्सिटी में, अब आपको कैसे पता कि वो यूनिवर्सिटी फेक है या सही यूनिवर्सिटी है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ
यूनिवर्सिटीज़ कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ हैं ये AICTE अप्रूव्ड होने चाहिए। तो जो कोर्स आपने सोचा है, जो टेक्निकल कोर्स, चाहे वो बीटेक हो, चाहे आपका BCA हो, BBA, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज और मैनेजरियल कोर्सेज होते हैं ये AICTE अप्रूव्ड होने चाहिए। तो आपका कोर्स AICTE अप्रूव्ड है या नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी UGC से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे UGC की वेबसाइट्स पे, AICTE की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको कोर्सेज़ की भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपको करियर की भी इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके अलावा आपके जो भी टीचर्स होते हैं, चाहे वो स्कूल्स में हों, कॉलेज में हों, वो उन सब के पास इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक जो मुझे सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका दिखाई देता है वो ये होता है, जैसे मेरे पास कोई बच्चा आता है, वो कहता है सर मुझे ना CA की तैयारी करनी है, तो मैं क्या करूँ? मैं उसे राय नहीं देता। मेरा दूसरा बच्चा जो CA कर रहा है मैं उसे रेफरेंस देता हूँ। कोई बच्चा कहता है कि सर DU में ना ये वाली यूनिवर्सिटी है, तो मैं क्या करूं? तो मैं उसे कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं उस बच्चे का जो DU में पढ़ रहा है, बिकॉज वो एक्चुअली प्रैक्टिकली देख रहा है आज के टाइम पे कि वहाँ पर क्या चल रहा है, करिकुलम क्या चल रहा है, ट्रेंड किस तरीके का है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मैं सिर्फ एक आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म का काम करता हूँ दोनों को मिलाने का, ताकि दोनों को सोल्यूशन मिल सके। एक चीज़ जो है कि आजकल हमारे, आपने देखा होगा, काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं। कोटद्वार में तो इनफैक्ट नहीं है अभी तक, शायद मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई काउंसलिंग सेंटर प्रॉपर हो, बट मैंने देखा है कुछ स्कूल्स भी आजकल अपने यहाँ एक काउंसलर रख रहे हैं और कहीं पर प्रॉपर काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं। तो ये कैसे हेल्प करते हैं बच्चे को, और क्या बच्चों को इनके पास जाना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। CBSE नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके स्कूल में, अगर आपके पास स्कूल है CBSE स्कूल, तो आपके पास एक करियर काउंसलर और एक स्पेशल एडुकेटर, हाँ, दो चीज़ें आपके पास होनी मैंडेटरी हैं एज पर द नॉर्म्स। ये CBSE के बायलॉज में है और बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, आप जब भी आप किसी से हेल्प कब लेते हैं? जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हो या कहीं पे कोई क्योस या कन्फ्यूजन हो, तो बिल्कुल आपको काउंसलर के पास जाना चाहिए। वहाँ से आपको, देखिए, अगर आपको सोल्यूशन नहीं भी मिला तो एक अच्छा रेफरेंस ज़रूर मिलेगा। जैसे अगर मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा जी मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, बट मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो आपको इसमें बेटर गाइड करेंगे, पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम। हाँ, तो दिस इज़ हाउ द चेन विल गेट क्रिएटेड एंड यू विल गेट योर सोल्यूशन। तो आपको आसानी से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप जितना हो सके करियर काउंसलर से, अपने टीचर से, मेंटोर से, पेरेंट्स से, जहाँ से आपको हेल्प मिले, आपको हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिनसे हम अपने स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, या अपनी हम कहाँ फोकस हैं, इन चीज़ों को जान सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास? हाँ, हमारे पास देखिए अभी मॉडर्न टाइम में दो चीज़ें बहुत ट्रेंड में हैं। एक तो है लाइफ स्किल जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है ना, ग्रुप डिस्कशंस, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो लाइफ स्किल्स क्लासेस आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास कितना भी नॉलेज है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर इट, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो आपको लाइफ स्किल्स आने ही आने चाहिए। दूसरा, आपको टेक्निकली बहुत साउंड होना पड़ेगा हर फील्ड में। कोविड के टाइम में हमने देखा, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज की डेट में हम बहुत आसानी से AI की हेल्प से हम क्वेश्चन पेपर जनरेट कर लेते हैं, जिसमें बहुत टाइम लगता था। अभी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर्स डिज़ाइन कर सकते हैं AI की हेल्प से, या हम बहुत अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना लेते हैं टॉपिक्स के ऊपर। अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, हमारे पास इंटरैक्टिव पैनल्स हैं। तो इस तरीके से हम, देखिए, टेक्नोलॉजी हर जगह आ रही है, AI हर जगह आ रहा है। तो जो अप टू डेट रहेगा वही मार्केट में रहेगा। अगर आप अप टू डेट नहीं हैं तो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। तो लाइफ स्किल्स के ऊपर बच्चे को काम करना और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना, इट इज़ मैंडेटरी। अच्छा, ये तो थी हमारे जो टूल्स, हमने कहा कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें पता करें। अच्छा, बच्चों के पार्ट में एक चीज़ मैंने जो देखी है, जैसे हमारे भी बच्चे हैं या फिर अपने आस पड़ोस में जनरली हम लोग देखते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे को ये करना है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये करो। अच्छा, इसका टाइम है, उसके अपने लॉजिक हैं, पेरेंट्स के अपने लॉजिक हैं। तो ऐसी जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो सिचुएशन आती है, इस टाइम पे आप बच्चों को कैसे, क्या आप कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को, क्योंकि कन्विंस करेंगे तो ही
अपने वाला इंटरेस्ट को वो जी सकते हैं। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आप कहना चाहेंगे बच्चों को कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स को हाउ टू कन्विंस देम, या फिर मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उनके पेरेंट्स तैयार हो जाएं कि हाँ जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, वो सही है? हाँ बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बहुत आती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कि देखिए बच्चे जो पेरेंट होते हैं उनको ये लगता है कि यार बच्चा भी छोटा है, अभी 15-16 साल का बच्चा है, इसने क्या ही दुनिया देखी है, और ये कह रहा है कि नहीं पापा मुझे ये करना है। तो उनका मतलब ये उनका ये परसेप्शन है बच्चे को लेके कि यार ये कुछ जानता ही नहीं है, ऐसे ही बस किसी ने बोल दिया होगा, किसी कोर्स के बारे में बता दिया होगा, तो ऐसे कहाँ होता है। तो पेरेंट्स का ये ट्रस्ट इश्यूज़, जिसको हम कहते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हाँ। तो ये ऐसा नहीं है कि पेरेंट अपने बच्चे का कुछ बुरा चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि यार हमने ज़्यादा दुनिया देखी है, तो हम सारी चीज़ों को समझते हैं, अभी 15-16 साल का बच्चा इतना कुछ जानता नहीं है। तो ऐसे मैं आपको 2-3 केसेस से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। देखिए, कन्विंस के लिए यू विल हैव टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द पेरेंट कि जो बात आप कह रहे हो ना, आप उसको करोगे भी। अब आप कह रहे हो कि मैं पापा दुकान पे बैठूंगा, मेरे लिए शोरूम बना दो, और आप 10 मिनट दुकान पे नहीं टिकते। बिल्कुल। आपके दोस्त आते हैं, आप दुकान से उठ के चल देते हैं। एक बच्चा मेरे पास, उसके पिताजी का शूज़ का काम है, तो वो मेरे पास आया कर, सर मैं तो ना MBA मैंने कर लिया है, मैं बाहर जॉब करूँगा, मेरे फादर चाहते हैं कि शॉप पे बैठो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी पुरानी शॉप पे मैं नहीं बैठूँगा, मुझे तो बिल्कुल आप बड़ा एक नया सा शोरूम बना के दो और तब जाके मैं शॉप पे बैठूँगा। तो मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा एक काम करो, आप बस मेरा कहना मानो, नो नीड टू कन्विंस टू योर पेरेंट्स, आप 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने अपनी शॉप पे बैठ के देखो और पापा से बोलो पापा आप बैठो, आप मुझे बताते रहो, मुझे गाइड करते रहो, मैं आपका सारा बिजनेस हैंडल करूँगा। 3 महीने बाद वो बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि पापा मान गए, वो कह रहे कि मैं आपके लिए शोरूम बना दूंगा। तो मैंने कहा दिस इज़ द ट्रस्ट यू नीड टू क्रिएट। आपके बोलने से नहीं होगा, आपके पेरेंट्स अपने जीवन भर की कमाई आप पे लगा रहे हैं, आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी तो श्योरिटी होनी चाहिए ना कि भाई उनका इन्वेस्टमेंट आप पे करना वर्थ इट है या नहीं है। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा विद योर डीड्स। आप ये कह रहे हो कि मैं ये कोर्स कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, कोर्स बहुत टफ है, सब जानते हैं, 4 घंटे की पढ़ाई लगती है, आप 15 मिनट फोकस होकर नहीं बैठते हैं, आप कैसे कन्विंस करेंगे? बहुत मुश्किल होगा। एक बच्चा था, उसने 12th किया, 12th करने के बाद क्योंकि होटल मैनेजमेंट का क्रेज़ उन दिनों थोड़ा ज़्यादा था, अभी भी है, उन दिनों थोड़ा ज़्यादा था, तो उसके पेरेंट ने कहा कि एक काम करो, आप होटल मैनेजमेंट करो और फिर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। उसने होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भरा, चला गया। मुझे एक दिन फ़ोन आया रोते रोते, वो रैगिंग वगैरह कुछ हुई होगी वहाँ कॉलेज में, तो कहता है कि सर ना यहाँ पे रैगिंग हो रही है, ये हो रही है, उसके बाल उन्होंने निकाल दिए। तो मुझे कहता है कि मुझे होटल मैनेजमेंट नहीं करना। तो मैंने कहा 2 अलग अलग बातें हैं, आपको होटल मैनेजमेंट रैगिंग की वजह से नहीं करना, ये कंसर्न है, या आपको होटल मैनेजमेंट ही नहीं करना, ये कंसर्न है। उसने कहा मुझे होटल मैनेजमेंट ही नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, अब इस पे बात करेंगे। तो अगर आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना तो क्या करना है? तो उसने कहा कि मेरा फोटोग्राफी बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, मैं देखता भी था कि क्योंकि छोटा बच्चा था, जब वो 9-10 से था तो DSLR लेके जो भी स्कूल में इवेंट होते थे, फेयरवेल हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, स्पोर्ट्स डे हो रहा है, तो वो कैमरा लेकर बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स वो निकालता था। तो मैंने उससे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर माइंड, अच्छा मुझे बताओ कैसे करोगे? तो उसने कहा कि सर ये निकॉन का ऐसे वर्कशॉप होता है, 6 महीने की क्लासेस होती हैं, मैं ऐसा करूँगा। मैंने कहा ठीक है, आई टॉक टू योर पेरेंट्स। मैंने उसके फादर से बात की, रावत जी से। मैंने कहा रावत जी ये करना चाहता है, करने दो ना, उसका इंटरेस्ट है, कल को बोलने को नहीं रहेगा। आप ज़बरदस्ती होटल मैनेजमेंट कराएंगे, अगर उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ जॉब नहीं लगी, तो वो कह देगा पापा आपकी वजह से किया, मेरा तो हाँ आपको ब्लेम करेगा। एटलीस्ट उसको चांस तो दो, 6 महीने की बात है। उन्होंने कहा ठीक है। 6 महीने बाद, साल भर बाद, वो बच्चा 2.5-3 लाख रुपए की बुकिंग लेता है, उसके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है। तो ये होता है कि जब आप बच्चे को थोड़ा सा मौका देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उसे समझते हैं, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर जाता है। तो बीइंग अ पेरेंट हमें समझना होगा कि उसकी बात को सुने, और बच्चे को भी जब आप अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, तो आप उतना पोटेंशियल भी रखिए, आप उतना हार्डवर्क करने का भी वो रखिए, और कॉन्फिडेंस के साथ समझाइए। किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी मेंटोर की, जैसे मैंने किसी केसेस में एज अ मॉडरेटर का काम किया होगा, तो आपको एक मॉडरेटर लेके, लेकिन फिर आपको स्टिक रहना पड़ेगा अपनी बात पे कि भाई हाँ मैं ये करूँगा। आपको भी तो अपने प्रति एक ट्रस्ट डेवलप करवाना है अपने पेरेंट्स को। आपको वो ईमानदारी भी तो दिखानी पड़ेगी, वो ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी कि भाई जिस काम को लेके मैं कह रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली उस काम को करूँगा। और फिर बाद में आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि नहीं पापा ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हुआ। एक बच्ची और थी, उसको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था, और जब वो 11th में थी तो 11th से कहती थी कि सर मुझे ना एयर हॉस्टेस वाले काम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो करना है। तो अभी हम उसे कहते थे, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि अभी 12th के एग्ज़ाम दे ले, 12th के एग्ज़ाम हो गए, तो उसने कहा कि कैसे होगा?
तो फिर मैंने उसे 1-2 रेफरेंसेस दिए। मैं जनरली आपसे, जैसे मैंने कहा कि मैं क्या कहता हूँ, जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, तो मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ। तो मैंने 1-2 बच्चों के नंबर दिए। उसने कहा कि फ्रैंकफिन से करना है, कहाँ से करना है, अलग अलग। तो मैंने उसको ऑप्शंस दिए। फिर उसने कहा पापा नहीं मान रहे। मैंने कहा लेट मी टॉक टू हिम। मैंने बात की, मैंने उनसे कहा कि आप एक बारी देख लीजिए जो बच्चा चाह रहा है। आज वो बच्ची बहुत अच्छा कर रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाती है, अपने पेरेंट्स को भी फॉरेन कंट्री घुमाती है, अपनी बहनों को भी घुमाती है, तो उनको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो जब आप बच्चे को समझते हैं, बच्चे के पोटेंशियल को समझते हैं, उसे इनकरेज करते हैं, तो वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वो कह रही सर काम बहुत होता है लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट का है। कई बार मतलब बहुत लेट नाइट फ्लाइट्स होती हैं, कई बार 12-12 घंटे की फ़्लाइट्स होती हैं, लेकिन मुझे थकान नहीं लगती है क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का काम है, तो मुझे मज़ा आता है। तो वही है, जब काम के साथ मज़ा आने लगे तो वो तो फिर सिचुएशन ही अलग होती है ना। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे बच्चे ना आजकल आपने देखा होगा कि करियर को लेकर, अपने कोर्सेज़ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कई बार बड़ा प्रेशर फील करते हैं और एंग्जाइटी उनके मतलब डेवलप हो जाती है, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो ऐसी एंग्जाइटीज़ से उनको पार पाने के लिए या इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए बच्चों को? देखिए, एंजाइटी एक तो इसलिए भी होती है कि हम अच्छे से प्लान नहीं करते। आप बिल्कुल, आपके जैसे आपके जो दुश्मन है ना, आपके बिल्कुल दरवाजे पे आ गया और अब आप सेना को तैयार करोगे तो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आप इसको बहुत अच्छे से ऐसे समझिए, जैसे इंडियन आर्मी है ना, लड़ाई हर साल नहीं होती है, कई सालों से नहीं हुई है, लेकिन आर्मी रोज़ तैयारी करती है, उसी लेवल पे प्रिपरेशन करती है और उसी लेवल की प्रिपरेशन करती है। तो यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट फाइट थ्रू आउट योर लाइफ। तो आप उसको कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आज मैं डिसाइड करूंगा, आज ये करूंगा। आपको एक तो बहुत पहले से प्लान करना है, अच्छे से प्लान करना है, और दूसरा अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों से भी कहता हूँ कि आप अच्छे स्पीकर बनेंगे या नहीं बनेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीकर तो कोई भी अच्छा बन जाएगा। बी अ गुड लिसनर। इफ़ यू आर अ गुड लिसनर यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली एक अच्छा लिसनर ही सक्सेसफुल होगा। और इससे क्या होगा, आपके अंदर पेशेंस डेवलप होंगे। आप मेडिटेशन करिए। आज के बच्चे आप देखते हो ना कि जिम की तरफ ज़्यादा जाते हैं, फिजिकल फिटनेस का बड़ा क्रेज़ है, लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल फिटनेस? आप मेंटल फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं? तो मेंटल फिटनेस कहाँ से आएंगे? थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, है ना, पजल सॉल्विंग, लाइफ स्किल्स का, क्रिटिकल थिंकिंग का, ग्रुप डिस्कशंस का। आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कीजिए ना, हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, कोई लॉ है, उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। 4 लोग 5 लोग मिलकर डिस्कशन कीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डिस्कशन कीजिए, कुछ ना कुछ कम आउटकम निकलेगा। ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। तो ब्रेन को आप जितने थॉट्स दोगे, जितने पॉजिटिव थॉट्स दोगे, उतना आपका ब्रेन जो है वो डेवलप होगा, वो उसकी और उतना हेल्दी भी रहेगा। तो ये इस तरीके से आपको और एक्सप्लोर करो जितना ज़्यादा हो सके। देखिए, मेडिटेशन का सबसे अच्छा तरीका है, नेचर के आप जितने क्लोज हैं उतना आप अच्छा कूल एंड कंपोज फील करेंगे। आप थोड़ी देर, आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, जिस भी धर्म से आते हैं, आपको जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जिस भी कम्युनिटी से आप हों, आपको रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह भी शाम भी मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने अपने घर में छोटे बच्चों के लिए मैंडेटरी किया है कि हनुमान चालीसा पढ़नी है, जस्ट टू फोकस। मेरे घर में एक 4.5 साल की मेरी बेटी है, उसको मैंने अभी से सिखाया, आधी मैंने उसको सिखा ली है, और ये मेरे घर में ट्रेंड है कि हम सबको सिखाते हैं, ताकि बच्चा क्या करे, बच्चा कंपोज रहे। क्योंकि अभी दिक्कत क्या होती है ना, हमारे बच्चे को सब कुछ आता है पर वो कहते हैं कि ये ना सिंसियर नहीं है। हाँ। सिंसियरिटी इसमें कम है, कभी इधर कभी उधर, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो ये कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ब्रेन के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर आपने काम ही नहीं किया, किसी ने नहीं किया, सोसाइटी भी नहीं सोच रही है। एक्चुअली वो वाला पार्ट को हम लोग लेते ही नहीं है मेनस्ट्रीम। हाँ, उसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। वो एक प्रॉब्लम है, रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, इसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आज की डेट में 90% लोग डिप्रेशन में हैं, दिख नहीं रहे हैं आपको, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बट बोल नहीं सकते हैं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, अरे तुझे डिप्रेशन हो गया, तुझे किस बात की टेंशन हो गई? अरे क्यों नहीं हो सकती है भाई? अब एक आदमी IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए वो डिप्रेशन है। मेरा नर्सरी LKG का बच्चा, उसके लिए ABCD भी वही सिलेबस है, उसके लेवल के हिसाब से वो IAS है, उसको एंजाइटी होगी, उसको प्रेशर होगी। तो आपको, अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई पिछले कुछ दिनों में, और लॉकडाउन में हमने ज़्यादा देखा कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया। स्क्रीन टाइम बढ़ गया तो क्या हुआ कि आपकी आईसाइट वीक हो गई,
फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो बिल्कुल गई, निल हो गई हैं। नील हो गई हैं, फिर जंक फूड हम खा रहे हैं, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को डैमेज कर रहा है। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मेजोरिटी ऑफ आर स्टूडेंट और मेजोरिटी ऑफ आर किड्स, दे आर नीदर मेंटली फिट नॉर फिजिकली फिट। एग्जैक्टली। रीज़न वही है, एक तो हमारा जंक फूड, हम अपने अच्छे डाइट पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। बच्चे ग्राउंड में कम दिखते हैं। अच्छा, ग्राउंड में भी बच्चे अब पार्क में कैसे दिखते हैं? दो इस बेंच पे बैठ के कोई गेम खेल रहे होंगे, दो किसी बेंच पे बैठ के। इवन फैमिली में भी हम देखते हैं, टीवी चल रहा है, चेयर पे बैठ के एक किसी का कुछ और चल रहा है, बच्चे का कुछ और चल रहा है, दूसरे बच्चे का कुछ और चल रहा है। तो जब फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, मेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। अच्छा, ब्रेन को एक्सरसाइज चाहिए। आपको याद होगा जब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, तो आपको कितने सारे कॉन्टैक्ट नंबर याद रहते थे? बहुत सारे रहते थे, मुझे भी रहते थे। दोस्तों के नंबर याद होते थे, रिलेटिव्स के याद होते थे, शॉपकीपर्स के याद होते थे, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपको सारे नंबर्स याद होते थे। अभी आपको अपना नंबर भी मुश्किल से याद होता है। रीज़न क्या है कि टेक्नोलॉजी ने आपको सिंप्लीफाई कर दिया और आपके दिमाग ने उसे समझ लिया कि यार नो नीड टू लर्न इट, इसको याद ही क्यों करना है, ये तो अवेलेबल है। लेकिन अगर फ़ोन खो गया तब क्या करेंगे आप किसी को कॉल भी नहीं कर पाएंगे हेल्प के लिए। तो आप अपने ब्रेन को इतना लेज़ी बना रहे हैं। जितनी टेक्नोलॉजी आएगी आपका ब्रेन लेज़ी होता जाएगा, और ब्रेन एक पैटर्न में काम करता है, वो बहुत जल्दी कंसोल कर लेता है, आपको समझा लेता है, कह रहे नहीं ये नहीं करना, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो वो जब जो ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन में आपको लेके जाएगा, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और जितनी आप ब्रेन की एक्सरसाइज कराओगे उतनी आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, इन्हेंस होंगी। अब बच्चा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, कैलकुलेशन खराब होगी, ऑब्वियस है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। या बच्चा क्या करता है, मैं देखता हूँ अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बेचारा कैलकुलेशन कर रहा है, दूसरा इंतजार कर रहा है, वो कब करेगा, सर आंसर आ गया। फिर कहते हैं सर गलत आ रहा है। अरे दोनों का आ रहा है कि हाँ दोनों का आ रहा है। रीज़न क्या है? कैलकुलेशन तो एक ने किया ना, उसने कैलकुलेशन एरर किया, आपने सिर्फ कॉपी किया। तो आपके ब्रेन ने तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं की, तो आपका ब्रेन तो चल ही नहीं रहा है। तो आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, लेकिन मेंटल फिटनेस आज की डेट में और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ा है, हर जगह कंपटीशन बढ़ा है। तो मेंटली आपको आप देखते हो ना कि आप इतने सारे केसेस हमको सुनने को मिलते हैं कोटा में, क्यों मिलते हैं? एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसा प्रेशर हमने क्रिएट कर लिया है जो है ही नहीं, वो हमने क्रिएट किया है, हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है। वो प्रेशर नहीं है, वो हमारी सोसाइटी ने ज़बरदस्ती क्रिएट किया है। हम ये कह देते हैं कि भाई 90s लाएगा तो सक्सेसफुल है। क्यों? जो 33 लाता है वो सक्सेसफुल नहीं है, या जो स्कूल ही नहीं गया वो सक्सेसफुल नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो स्कूल नहीं गए और करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस चला रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने हायर किए हैं, इंजीनियर्स उनके लिए काम करते हैं, डॉक्टर रोज घर पे आके काम करता है। तो अगर आपने आज का अपना दिन सक्सेसफुली आपने सर्वाइव कर लिया, दिस इज सक्सेस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी सक्सेस ना तो आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे, ना आपकी डिग्री डिसाइड करेगी। अल्टीमेटली आप कितनी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। और हम प्रेशर किसका ले रहे हैं? जो केसेस हो रहे हैं, प्रेशर किस चीज़ का ले रहे हैं? डिग्री का, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, मैं MBBS नहीं कर पाया, या मेरे मार्क्स नहीं आए, या मैं मेरिट में नहीं आ पाया। ये कोई प्रेशर है ही नहीं। मैंने कहा ना, सक्सेस क्या है कि आप अपनी लाइफ कितनी अच्छी तरीके से जी रहे हैं, वो सक्सेस है। तो जो सोसाइटी है उसने एक ऐसा बबल क्रिएट किया है, एक ऐसा हाइप क्रिएट किया है जो है ही नहीं, और उसी की वजह से फिर एंजाइटी है, उसी की वजह से फिर डिप्रेशन है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और पेरेंट को ज़्यादा, मैंने कहा ना, पेरेंट की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बच्चा कैसा होगा, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे होगी, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप कितने अवेयर हैं अपने बच्चे को लेके, अपने ही बच्चों को लेके नहीं, जो भी सोसाइटी में आपके बच्चे हैं। अब एक चीज़ और भी दिक्कत हो गई ना, एक दिक्कत क्या हो गई है कि पहले क्या होता था कि जो टीचर्स होते थे वो थोड़ा डांटते भी थे, थोड़ा मारते भी थे कभी कभी। अभी लॉ इतने हो गए हैं कि आप बच्चे को कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जिस दिन बच्चे को ये बात पता चल गई है ना कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, अब नाउ ही और शी विल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। आप एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, जब छोटा बच्चा है उसको पता है कि मम्मी दादी से डरती है, दादी दादा से डरते हैं, तो उस किससे अपनी बात मनवानी है वो छोटा बच्चा जानता है, 4 साल का। तो क्या 16 साल का बच्चा नहीं जानता?
18 साल का बच्चा नहीं जानता, सब जानते हैं। तो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे के सामने टीचर की बुराई करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। गलतियां सबसे होती हैं, टीचर से भी हो रही हैं, आप टीचर को डायरेक्टली बोलिए। जब आप बच्चे के सामने टीचर की बुराई करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो टीचर की इमेज है ना वो खराब हो जाती है, और ट्रस्ट इश्यूज हो गए ना फिर। बिल्कुल। अब बच्चे ने परसेप्शन बना लिया मेरे टीचर को तो कुछ नहीं आता, तो वो जब अच्छी बात भी समझा रहा होगा तो बच्चा उसे समझेगा ही नहीं, क्योंकि मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। आपको तो ये लग रहा है इसको कुछ नहीं आता, क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स कह रहे थे। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी होंगी पेरेंटिंग में भी, कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके सामने बात कर रहे हैं, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इन सब चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। और मैंने कहा ना कि ये जो एंजाइटी है या डिप्रेशन है, सब हाइप्ड है, सब क्रिएटेड है, ऐसा कुछ है नहीं, हमने ज़बरदस्ती क्रिएट कर लिया है। हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली आप कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, वो सक्सेस है। बहुत सारे लोग मेरे रिलेटिव हैं, पहले वो बड़े खुश होते थे कि हमारे बच्चे ना कनाडा में हैं, हमारे बच्चे तो यूएस में हैं, आज रो रहे हैं। रीज़न क्या है? बच्चा कनाडा गया वापस नहीं आ रहा है, बच्चा यूएस गया वापस ही नहीं आ रहा है। आपका बच्चा कनाडा चला गया, यूएस चला गया, बूढ़े माँ बाप इंडिया में हैं, वो तरस रहे हैं उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। अब बच्चा वहीं पे लाइफ सेट हो गई है, बिजनेस वहीं पे है या काम वहीं पे है, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, अब वो इंडिया ही नहीं आएगा, वो आ भी नहीं सकता। वो आप मतलब, हाँ वो प्रॉब्लम ऐसी, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो चाह के भी नहीं आ सकता। फिर वही कहते हैं कि नहीं अब अपने बच्चों को विदेश मत भेजो, और वही उस समय बड़े एटीट्यूड से अपने मोहल्ले में रहते होंगे, भाई हमारा बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली फिर मैं यही कहता हूँ ना कि देखिए आप कुछ भी कराइए अपने बच्चे को, सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान बनाइए। याकूब मेनन था ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, पर था तो टेररिस्ट। लादेन इंजीनियर था बट टेररिस्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को एथिक्स सिखाइए, उसको अच्छा सिविलाइज्ड पर्सन बनाइए, है ना, ताकि वो अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। बाकी वो इंजीनियर डॉक्टर कुछ ना कुछ कर ही लेगा, सब कुछ कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है, सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने लेवल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी कर लेगा। और मुझे लगता है मेंटली वो जितना फ्री रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा सोच पाएगा और ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। बिल्कुल कर पाएगा। आप उसको इतना प्रेशर मत दीजिए, आप उसे ऑप्शन दीजिए, आप उसमें ऑप्शन थोपिए मत, आप उसे ऑप्शन दीजिए कि बेटा ये भी हो सकता है, इसको भी एक्सप्लोर करो, लेट हिम एक्सप्लोर ना, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। तो आप उसे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, आप तो उस पर थोप रहे हैं कि बेटा नहीं तुम्हें यही करना है, तो उसको वो जब एक्सप्लोर करेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? लेट हिम एक्सप्लोर, जब वो एक्सप्लोर करेगा तो वो खुद सीख जाएगा। बिल्कुल। और इसी में मुझे एक वाकया ये भी याद आ रहा है कि आप ज़बरदस्ती अगर अपने बच्चे को कोई सब्जेक्ट दिलवा रहे हैं या कोई चीज़ करवा रहे हैं और उसमें वो बिल्कुल लेवल पर आ रहा है और अपने इंटरेस्ट से वो अगर टॉप में है, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिट है कि वो अपने इंटरेस्ट से कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पर हो। हाँ बिल्कुल सही है। आप देखिए, आप जिस काम में आपको मज़ा आता है ना, आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी मिल रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फैक्शन है ना। बहुत सारे लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बहुत टॉप मोस्ट पोस्ट पे हैं, लेकिन डिप्रेशन में है। आईएएस डिप्रेशन में है, मतलब लोग जिनको देख के कहते हैं लोग कि भाई अब तो बच्चा आईएएस हो गया तो बिल्कुल करियर बिल्कुल सेटल हो गया, ऊपर तो कुछ है ही हाँ कुछ है ही नहीं इससे ऊपर तो, अब वो सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार अब कैसी लाइफ जी रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एथिक्स सिखाएं बच्चों को, उनको आप एक अच्छा इंसान बनाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी ये बात आती है ना कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी बेटियाँ इसलिए सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि हमारे बेटे शिक्षित नहीं हैं। अगर हमारे बेटे शिक्षित हैं तो हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं। भाई एक बच्ची जब निकलती है शाम को घर से, तो हम उसे तो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा इतने बजे तक आ जाना, ये करना, ये मत करना। अपने बेटे से कभी हमने पूछा है कि ये नहीं करना, वो उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए? हमने नहीं बनाया। और दूसरा, सोसाइटी में हम सब लोग राइट्स के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी में मेरा राइट, मेरा ये अधिकार, बच्चा कहता मेरा ये अधिकार, दो भाई हैं तो वो कहते छोटा भाई कहता मेरा ये अधिकार। हम हमेशा अधिकारों की बात करते हैं, दायित्वों की बात कोई नहीं करता, ड्यूटीज पे कोई बात नहीं करता। और मैं हमेशा कहता हूं कि इफ़ यू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन समबडीज राइट विल गेट प्रोटेक्टेड। जब आप अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करते हैं तो किसी के अधिकारों की रक्षा होती है। मैं टीचर हूँ, बीइंग अ टीचर, अगर मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करता हूँ तो मेरे बच्चे के राइट प्रोटेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो ड्यूटीज ऊपर होती हैं, सबसे ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे ऊपर।
तो हम अपने बच्चों को अगर रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, अब दिक्कत क्या, हम तो राइट्स की सिखाते हैं ना सारी चीज़। हाँ। माँ भी बेटी को यही सिखा रही थी, बेटा ससुराल में देखना ये बड़ी वाली बहू है, उसको तो इतनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इसको इतनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आप बच्चे को राइट्स, हर चीज़ को आप पैसे से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से जोड़ दे रहे हो, तो फिर बच्चा वही सीखेगा। आपने कभी एथिक्स की बात नहीं की, आपने कभी एनवायरनमेंट की बात नहीं की, आपने कभी नेचर की रिस्पेक्ट करनी नहीं सिखाई। अब क्योंकि हमने नहीं सिखाई तो बच्चा नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल। वो हमें देख के सीखेगा, कहाँ से सीखेगा। और जब ये बेसिक एथिक्स नहीं है तो हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, अल्टीमेटली हम अनसक्सेसफुल ही कहलाएंगे, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है और ये सक्सेस भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए, और काफ़ी सेशन भी हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलते चलते मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि आप हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और अपनी सीमाएं हैं समय की भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा कुछ भी मोटिवेशनल आप अपनी तरफ से हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को कुछ कहें? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कंक्लूड कर लेता हूँ। पहली तो ये कि अपने बच्चे पे ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए। दूसरा, आप बात करिए बच्चे से और उसको एक प्लेटफॉर्म दीजिए जिसमें वो अपनी ओपिनियन रख सके। तो आप बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए, उसे एक प्लेटफॉर्म दीजिए जिस पे वो अपनी ओपिनियन को रख सके, बेबाक तरीके से रख सके, जिसमें कोई लाग लपेट ना हो, और आप उसे जज ना करें। बच्चे को हमेशा ये दिक्कत होती है कि यार मैं ये कहूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे जज करेंगे या सोसाइटी मुझे जज करेगी, तो ये वाली कंडीशन उसके साथ ना आए। हमेशा अपने बच्चे को पॉजिटिविटी और सकारात्मक सोच दीजिए। मेंटल एबिलिटीज़ कैसे इन्हेंस हो सकती हैं, इसके ऊपर काम कीजिए, और उसे एक अच्छा इंसान हम कैसे बना सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बना सकते हैं, इन सब चीज़ के लिए मुझे लगता है हम सबको काम करना चाहिए। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना है। हम सब कुछ जानते हैं। जब आप इतने अच्छे अच्छे गैजेट्स चला लेते हैं, जब आप इतने अच्छे अच्छे गेम्स खेल लेते हैं, तो आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे तो किसी को डाउट हो ही नहीं सकता। आप हमसे अच्छा जानते हैं, आप सबसे अच्छा जानते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ में, और जहाँ भी आपको नेगेटिव थॉट्स मिलें तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट। आपको हमेशा एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जहाँ पर पॉजिटिविटी की बात हो, जहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स की बात हो, जहाँ पर आपको इनकरेज किया जाए, जहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाए। एंड प्लीज़ फील फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। और आपको अपनी बात रखते समय इसका भी ध्यान रखना है कि आपकी बात आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए, आपकी बात ओपिनियन रहे। तो आपको इस तरीके से अपनी बात को रखना है कि आप अपनी बात भी रख दें, और सामने वाला जो भी आपका बड़ा है, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके टीचर्स हों, उनके सेंटिमेंट्स को भी आप किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचाएं। तो बिंजोला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए और हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को आपने इतनी अच्छी बातें जो बताई हैं, और मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स और बच्चे बहुत लाभान्वित भी हुए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, और आपके सारे दर्शकों का भी धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, और भविष्य में भी हम इस तरीके के अच्छे सेशंस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। हाँ, नीड ऑफ द आवर है, और अल्टीमेटली ये हमारा भविष्य है, बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा, और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के लिए आज का सेशन था। मैं चाहूँगी बच्चे, जो भी हमारे जो सर हैं अनिल बिंजोला जी, इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, आप प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। एंग्जाइटी, डिप्रेशंस, ये सब दूर रखिए, इन चीज़ों से अपने को पॉजिटिव बना के रखिए। और जैसा कि मेडिटेशन से लेकर कोट्स को लेकर हमारे बिंजोला सर ने जो भी बातें बताई हैं, मुझे लगता है आप काफ़ी इससे लाभान्वित हुए होंगे। और इस तरह की पर्सनालिटीज़ और ऐसे लोगों से आगे भी जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें प्यार, आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।